जय हिंद दोस्तों। आज के क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे, दिल्ली सल्तनत में जो प्रांतीय राजवंश, जब दिल्ली सल्तनत का विघटन होना स्टार्ट हुआ तो उसी समय कुछ प्रांतीय राजवंश अपने आप को स्वतंत्र कर लिए और कुछ नए प्रांतीय राजवंश उभरे। उन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। उनको भी हम लोग दो भागों में बांट के पढ़ रहे थे, उत्तर भारत के प्रांतीय राजवंश और दक्षिण भारत के प्रांतीय राजवंश। उत्तर भारत को भी हम लोग दो भागों में बांट कर पढ़े, हिंदू राजवंश और मुस्लिम राजवंश। उत्तर भारत, हिंदू राजवंश और मुस्लिम राजवंश ये सारे हम लोग पढ़ चुके हैं। पीछे के क्लास तक वो समाप्त हो गया है। अब हम दक्षिण भारत के हिंदू राजवंश और मुस्लिम राजवंश के बारे में पढ़ेंगे। तो दो ही हैं, दक्षिण भारत में दो ही हैं, विजयनगर और बहमनी। तो विजयनगर जो था वो हिंदू राजशाही वंश था, बहमनी जो था वो मुस्लिम राजशाही वंश था। ये दोनों, विजयनगर और बहमनी, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत 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 महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट मान लीजिए इसको। इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट करके आप इसको डैश कर लीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा, क्योंकि विजयनगर बहुत। तो आज हम हिंदू राजवंश विजयनगर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको कनेक्ट करते हैं हम लोग दिल्ली सल्तनत के विघटन से। दिल्ली सल्तनत के विघटन से हम लोग कनेक्ट करेंगे, फिर वहां से हम लोग समझते आएंगे, तब तो आपको क्लियर लगेगा कि आखिर विजयनगर की स्थापना किसने की, कैसे विजयनगर आया। ठीक। तो दक्षिण में मैंने आपको बताया था कि दक्षिण में एक रायचूर दोआब था। पीछे के क्लास में मैंने बताया था, पीछे के ही लेक्चर में, जस्ट इसके पीछे के लेक्चर में, एक रायचूर दोआब था। तुंगभद्रा और कृष्णा नदी के बीच का जो क्षेत्र था वो रायचूर दोआब था। तो उसी क्षेत्र को लेकर बहमनी और विजयनगर, इन दोनों के बीच आपस में संघर्ष चलता रहा। और दक्षिण भारत में जितने भी संघर्ष हुए हैं, इसी रायचूर दोआब के कारण ही हुए हैं। केवल विजयनगर और बहमनी नहीं, इसके पहले भी। ठीक है, ये बातें मैं आपको पीछे के क्लास में बताया था। तो आइए अब देखते हैं कि विजयनगर कैसे आया, कैसे विजयनगर आया। ये सबसे महत्वपूर्ण है ना, पहले इसको समझते हैं। थोड़ा सा उसको समझ लेंगे ना, तब फिर विजयनगर के राजाओं और उसके प्रशासन के बारे में समझेंगे, तो आपको वो चीजें कुछ रटनी नहीं पड़ेगी। कुछ चीजें फैक्चुअल हैं, लेकिन आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो कुछ चीजें बस रटनी पड़ेगी, बाकी सब कंसेप्ट से याद हो जाएगा। ठीक है। तो मोहम्मद बिन तुगलक, दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद बिन तुगलक के समय से ही दिल्ली सल्तनत का विघटन चालू हो गया था। क्यों? क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक के समय दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक साम्राज्य विस्तार हो गया था। सर्वाधिक साम्राज्य, जैसे मुगल काल में जब आप जाएंगे तो औरंगजेब के समय सर्वाधिक राज्य विस्तार होगा। ठीक है, इसी प्रकार दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद बिन तुगलक के समय दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक राज्य विस्तार हुआ। यानी कि सर्वाधिक साम्राज्य अगर दिल्ली सल्तनत में किसी का था तो किसका था? मोहम्मद बिन तुगलक का था। तो मैंने एक कंसेप्ट और आपको बताया था कि जब जब सर्वाधिक साम्राज्य विस्तार होगा, तब तब विद्रोह होंगे। क्यों? थोड़ा देखिए इसको क्यों। जैसे ये देखिए, अपना मैप से समझिए। अब यहाँ मान लीजिए दिल्ली है। ठीक। अब दिल्ली पे कोई शासक है दिल्ली सल्तनत का, मान लीजिए कि मोहम्मद बिन तुगलक ही है। ठीक। अब ये शासक मोहम्मद बिन तुगलक यहाँ से 1.5 फीट की तलवार लेके इस पूरे साम्राज्य को नियंत्रण करना इतना आसान नहीं था। मान लीजिए जो दिल्ली के आसपास के जो ये सब एरिया थे, इधर तो नियंत्रण कर लेगा, लेकिन जो ये दक्षिण में थे, जो दक्षिण के एरिया थे, जो इधर बंगाल वाला था, जो इधर साइड के थे, इस एरिया पे नियंत्रण करना मोहम्मद बिन तुगलक का आसान नहीं था। तो इसी कारण दक्षिण में ही विजयनगर और बहमनी उभरे प्रांतीय राजवंशों के रूप में, क्योंकि यहाँ से 1.5 फीट की तलवार लेके एक आदमी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। ठीक है। तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय सर्वाधिक साम्राज्य विस्तार दिल्ली सल्तनत का, और सर्वाधिक साम्राज्य विस्तार के कारण
जो ये दक्षिण के एरिया, जो दिल्ली से दूर वाली एरिया, वहां पे सर्वाधिक विद्रोह, सर्वाधिक साम्राज्य विस्तार एरिया होगा तो सर्वाधिक विद्रोह भी होगा। ठीक। तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय दक्षिण में सर्वाधिक विद्रोह होने लगा, क्योंकि 1.5 फीट की तलवार से वो संभाल नहीं पा रहे थे। ठीक है। अब जब सर्वाधिक विद्रोह होने लगा तो मोहम्मद बिन तुगलक को जाके क्या करता था, विद्रोह का दमन करता था, उसको दबाता था विद्रोह को। ठीक है। तो इसी विद्रोह को दबाने के लिए एक बार मोहम्मद बिन तुगलक गया था दक्षिण, दक्षिण में गया था विद्रोह को दबाने के लिए। और वहां पे एक राज था कंपिली। कौन सा राज था? कंपिली। विद्रोह दबाकर और कंपली राज्य से दो भाइयों को वहां से बंदी बनाकर उठा लाया, और उन दोनों भाइयों को उठाकर लाया दिल्ली, और दोनों को जबरदस्ती इस्लाम ग्रहण करा दिया, इस्लाम धर्म जबरदस्ती कबूल करवा दिया। ये दोनों इस्लाम धर्म कबूल कर लिए। उन दोनों भाइयों का क्या नाम था और कहां से आए थे? कंपिली से। कंपिली राज्य से मोहम्मद बिन तुगलक ने इन लोगों को उठाया था। दोनों भाइयों का क्या नाम था? नाम मैं बता देता हूं। नाम था हरिहर व बुक्का। हरिहर और बुक्का। ठीक है। अब हरिहर और बुक्का को ये उठाकर लाया, और इन दोनों को क्या किया? जबरदस्ती इस्लाम ग्रहण करा दिया। अच्छा, मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था कि दक्षिण में जो विद्रोह होते थे उसको दबाने के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति किया था, अमीर सदा। कौन से अधिकारी थे? कौन सा पद था? अमीर ए सदा। ये एक पद है। क्यों इस पद की नियुक्ति क्यों किया था? दक्षिण के विद्रोहों को दबाने के लिए। किसने नियुक्त किया था? मोहम्मद बिन तुगलक। अमीर सदा एक पद नियुक्त किया। ठीक। अच्छा, यही अमीर सदा जो पद था, ये पद इसलिए किया गया था कि दक्षिण के विद्रोह को दबाया जाए। लेकिन ये लोग क्या करते थे, जाकर दबाते थे, और फिर बाद में धीरे धीरे आगे चलकर यही पद, माने अमीर सदा ही, यही अधिकारी दक्षिण के विद्रोहों का नेतृत्व करने लगते थे। यही अधिकारी, समझ रहे हैं बात? इनको भेजता था कि जाओ दक्षिण के विद्रोहों का दमन करो, लेकिन ये क्या करते थे? दमन कर लेते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे खुद ही विद्रोह करने लगते थे, उस विद्रोह का नेता बन जाते थे। तो मोहम्मद बिन तुगलक गया और कंपली राज्य वहां दमन करने के लिए गया था। कंपली राज्य में, कंपली राज्य से उठा के लाया दो भाइयों को, दोनों भाइयों को इस्लाम ग्रहण करा दिया, हरिहर और बुक्का। अच्छा, फिर आगे चल के धीरे धीरे फिर एक बार क्या हुआ, फिर दक्षिण में विद्रोह हुआ, तो फिर विद्रोह को दबाने के लिए इन्हीं दोनों भाइयों को भेजा दक्षिण। जाओ भाई, विद्रोह का दमन करके आओ। ये दोनों भाई गए, हरिहर और बुक्का, ये दोनों भाई दक्षिण गए दमन करने के लिए। अच्छा, दमन किए, लेकिन ये दोनों भाई दो लोगों से बड़ा प्रभावित हुए। एक संत थे, एक ऋग्वेद के टीकाकार थे। ऋग्वेद पर उन्होंने कमेंट किया है, ऋग्वेद पे भाष्य लिखा है। ऋग्वेद पे भाष्य किसने लिखा है? सायण। तो जो ऋग्वेद के भाष्यकार थे सायण, और एक संत थे। ऋग्वेद के भाष्यकार कौन थे? सायण, सायण नाम था। ये कौन थे? ऋग्वेद के भाष्यकार थे। और एक संत थे, उनका नाम था विद्यारण्य। विद्यारण्य। तो सायण और विद्या, संत संत विद्यारण्य और ऋग्वेद के जो भाष्यकार थे सायण, इन दोनों लोगों से ये भाई दोनों हरिहर और बुक्का, ये दोनों बड़ा प्रभावित हुए, बड़ा इन लोगों से प्रेरणा प्राप्त की। और ये क्या किए, इन दोनों से प्रभावित होकर इन दोनों भाइयों ने एक नए नगर की स्थापना की, एक नए वंश की स्थापना की।
नए वंश का क्या नाम था भैया? संगम वंश। क्या नाम था? संगम वंश। संगम नाम क्यों था? क्योंकि हरिहर और बुक्का के पिताजी का नाम क्या था? संगम। वे अपने पिता के नाम से प्रभावित होकर इन दोनों ने संगम वंश की स्थापना की और एक नए नगर की स्थापना की। क्या उस नगर का नाम था? विजयनगर। विजयनगर क्यों इसका नाम है? क्योंकि ये जीत का नगर कहा जाता था। जीत का नगर। जीत का नगर होने के नाते इसको क्या कहा गया? विजयनगर। ठीक। तो इन दोनों भाइयों ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की और विजयनगर साम्राज्य में सबसे पहला वंश संगम वंश की स्थापना की। यानी कि संगम वंश के संस्थापक अगर कहा जाए तो हरिहर और बुक्का है। इतनी बात तो आपको समझ में आई होगी कि हरिहर और बुक्का ने संगम वंश की स्थापना की और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। अच्छा। अच्छा। तो विजयनगर का सबसे पहले राजधानी इन लोगों ने क्या बनाया था? सबसे पहले राजधानी इन्होंने बनाया था आरने। आरने गुड्डी। गुड्डी ने गोंडी। आरने गोंडी। सबसे पहले राजधानी इन्होंने विजयनगर की आरने गोंडी बनाया, लेकिन बाद में इन्होंने क्या कर दिया? विजयनगर ही कर दिया। विजयनगर ही कर दिया। और विजयनगर यानी हम्पी, आधुनिक हम्पी जो है वही विजयनगर था। ये भी दिमाग में आप रखें। तो आर्नगोंडी सबसे पहले राजधानी थी, फिर कुछ दिनों बाद, कुछ वर्षों बाद उन्होंने राजधानी बदलकर विजयनगर या हम्पी कर दिया। ठीक है, इन दोनों भाइयों ने। अच्छा, अब ये तो समझ में आ गया होगा कि भाई विजयनगर की स्थापना हो गई, सबसे पहला राजवंश था संगम राजवंश। तो मैं आपको बता दूं कि विजयनगर में कुल 4 राजवंश हुए। कितने हुए? कुल 4 राजवंश। ठीक है, विजयनगर में कुल कितने राजवंश हुए? 4 राजवंश हुए। देखिए 4 राजवंश कौन कौन थे, थोड़ा समझिए। अच्छा, इन चारों राजवंशों ने लगभग 300 वर्षों तक शासन किया। कुल कितने? कुल 300 वर्षों तक। तो देखिए 4 राजवंश कौन कौन थे, थोड़ा सा एक आउटलाइन हो जाए आपके लिए। पहला कौन था? संगम वंश। दूसरा सालुव वंश। तीसरा तुलुव वंश। चौथा आरवीडु वंश। अब मैंने यहाँ पे टाइम पीरियड लिखा है। अब आपको माँ कसम नहीं खाना है कि माँ कसम खाएंगे टाइम पीरियड भी रटेंगे। नहीं भाई, टाइम पीरियड आपको नहीं रटना है, केवल बस वंशों को दिमाग में रखना है। तो पहला राजवंश संगम वंश। पहला राजवंश कौन सा था? संगम वंश। दूसरा राजवंश सालू वंश। तीसरा राजवंश तुलु वंश। चौथा था आरवीडु वंश। ठीक है। और 1336 में हरिहर और बुक्का ने संगम वंश की नींव रखी थी। कितने? 1336 में। किसने? हरिहर और बुक्का ने। अब देखिए, ये तो मैंने आपको बताया ही, ये मैंने बाकी बोर्ड पे भी लिखा है। ठीक। अब आप देखिए, अब अच्छा, इन चारों राजवंशों में सबसे प्रतापी, सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? कृष्णदेव राय। बहुत ही महत्वपूर्ण है वो कृष्णदेव राय, और इसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और आज ही पढ़ेंगे। चारों राजवंशों में सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? सबसे महानतम शासक कौन था? कृष्णदेव राय। क्यों इससे क्वेश्चन, अच्छा इससे क्वेश्चन कैसे पूछ जाते हैं? यदि विजयनगर से क्वेश्चन कुल 100 आ रहा है एग्जाम में, तो 95 क्वेश्चन किससे आएगा? कृष्णदेव राय से आएगा। 5% और इधर उधर से आता है। ठीक है, तो कृष्णदेव राय बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो 4 राजवंश है ये, संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश और आर वीडु वंश। ठीक है, और चारों राजवंश में सबसे प्रतापी शासक कौन है? कृष्णदेव राय। और एक कृष्णदेव राय किससे संबंधित है? तुलु वंश से संबंधित है। तो क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, थोड़ा ये समझिए। क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
पहला क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको कि भाई बताइए कि इन वंशों का क्रम बताइए। विजयनगर में वंशों का क्रम क्या है? तो इसके लिए मैं आपको एक नेमोनिक्स या एक फार्मूला बता देता हूँ। क्या फार्मूले का नाम है? संगम में संगम में सतुआ। अब शहरी बाबुओं को तो नहीं मालूम, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र में होंगे स्टूडेंट, वो सतुआ को तो जानते ही होंगे। यूपी में, और यूपी में भी पूर्वी यूपी वाला एरिया, जैसे आप बिहार में चले जाइए, बिहार में भी सतुआ जानते हैं। कुछ सतुआ जिसको सत्तू कहा जाता है। क्या है सतुआ? क्या होता है? चना होता है, चने को जो है उसको भून कर फिर उसके बाद उसको पिसाया जाता है, वही सत्तू या सतुआ कहा जाता है। संगम क्या है? संगम जान ही रहे हैं, प्रयागराज यूपी का। तो कोई संगम में बैठकर सतुआ खा रहा है, ये दिमाग में रखना है। अच्छा, इसका मतलब क्या है? तो संगम का मतलब आप समझ ही गए होंगे, संगम वंश। संगम वंश। स से सालूय वंश। त से तुलुव वंश। और अ से आरवीडू वंश। ठीक। तो संगम में सतुआ, या आप इसको नोट करिएगा। इसी तरह आप वंशों का क्रम आप दिमाग में रखेंगे। तो पहले टाइप का क्वेश्चन तो ये हो गया। ठीक है। दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? दूसरे टाइप का क्वेश्चन पूछेगा कि इन चारों वंश के संस्थापक कौन है? चारों वंश के संस्थापक कौन है? तो संगम वंश के संस्थापक कौन है? हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम। सालू वंश के संस्थापक कौन है? नरसिंह सालू। तुलु वंश के संस्थापक कौन है? वीर नरसिंह। और विडु वंश के संस्थापक कौन है? तिरुमल। तो दूसरा क्वेश्चन क्या होगा भाई? संस्थापकों से संबंधित। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या होगा ये बताइए? तीसरा क्वेश्चन होगा कि जो भाई चारों वंशों में जो सबसे प्रसिद्ध राजा, जो सबसे प्रतापी राजा है, कृष्णदेव राय, वो किस वंश से संबंधित है? ये क्वेश्चन एक हो सकता है कि कृष्णदेव राय जो है किस वंश से संबंधित है? किस वंश से संबंधित है ये? तुलु वंश। यहाँ पे मैंने लिखा है तुलु वंश से कृष्णदेव राय संबंधित है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन कृष्णदेव राय से पूछे जाते हैं, क्योंकि कृष्णदेव राय ने बहुत काम किया है। अभी आपको जब मैं बताऊंगा तो आपको लगेगा कि हाँ, कृष्णदेव राय वाकई इंपॉर्टेंट है। ठीक है। यहां तक ये इंपॉर्टेंट है कि इसके बाबर ने जो अपनी आत्मकथा बाबरनामा लिखी है, उसमें कई राजाओं का प्रशंसा की है उसने। उन राजाओं में ये भी भाई साहब है, कृष्णदेव राय भी। इनकी भी प्रशंसा की है किसने? बाबर ने, बाबरनामा में। ये बड़ा महत्वपूर्ण है कृष्णदेव राय। मैं बार बार इनको इंडिकेट कर रहा हूँ कि महत्वपूर्ण है, तो इसको मजाक मत समझिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो इस प्रकार इतने इतने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब थोड़ा सा इसको हम एक बार जो मैं लिखा हूँ, थोड़ा सा आप इसको समझ लेंगे तो और अच्छा रहेगा। जैसा कि ये तो मैं पढ़ ही दिया हूँ, संगम वंश 1336 से 1485, पहला राजवंश। दूसरा सालू वंश 1485 से 1505। तीसरा राजवंश तुलु वंश 1505 से 1570। आरवीडू वंश 1570 से 1650। ठीक। चारों के संस्थापक कौन है? इसके संस्थापक मैंने लिखा, इसके संस्थापक हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम। इसके संस्थापक नरसिंह सालू। इसके संस्थापक वीर नरसिंह। और इसके संस्थापक तिरुमल। ठीक है। और तुलु वंश में ही कृष्णदेव राय हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ बल्कि लिख भी दे रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब देखिए कि सालू वंश और तुलु वंश में देखिए नाम लगभग मिल रहा है। यहाँ नरसिंह सालू है, यहाँ वीर नरसिंह है। तो अक्सर
जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो ये कंफ्यूजन होता है कि किसका कौन है, किसका कौन है। तो कंफ्यूजन है, इसलिए नरसिंह सालू और वीर नरसिंह को दिमाग में आप रखेंगे कि नरसिंह सालू सालू वंश का है और वीर नरसिंह तुलु वंश का है, दोनों में नरसिंह है। तो इस चीज से आप कंफ्यूज मत हो, क्योंकि मैं कई बार देखा हूं कि इस चीज में लोग कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, मैं भी कंफ्यूज होता था। तो इस चीज को आप दिमाग में रखेंगे। संस्थापकों से हो गया। आइए अब सबसे पहला वंश हम देखते हैं संगम वंश के बारे में। हालांकि ये संगम वंश के बारे में जो जितने भी राजा मैं लिखा हूं, इसमें से एक भी बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आपकी आत्मा की संतुष्टि के लिए और छोटे मोटे एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए मैंने लिखा। मैं पूरा एक्सटेंसिव कवर कर रहा हूँ, पूरा पूरा कवर कर रहा हूँ, एक भी कोशिश कर रहा हूँ कि एक भी कुछ छूटे न, कोई किताब पढ़ने की भी जरूरत ना पड़े, बस क्वेश्चन आप सॉल्व करिए, इस टाइप का मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो बुक्का प्रथम, हरिहर प्रथम, बुक्का प्रथम इसके संस्थापक हो गए। फिर बुक्का प्रथम ने उपाधि क्या धारण की? वेद मार्ग प्रतिष्ठापक। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, तो दिमाग में आप रखेंगे कि उपाधि वेद मार्ग प्रतिष्ठापक। अच्छा, बुक्का प्रथम के एक पुत्र थे कंपन, इन्होंने मदुरै विजय किया था, ठीक है। तो जब मदुरै विजय किया, एक कंपन ने मदुरै विजय किया, तो इन्हीं कंपन की एक पत्नी थी, गंगा देवी नाम था। इन गंगा देवी ने क्या किया कि संस्कृत में मदुरै विजयम नाम की एक पुस्तक लिख डाली, गंगा देवी ने। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप दिमाग में रखेंगे कि मदुरै विजयम किसके उपलक्ष्य में लिखा गया है। तो कंपन ने मदुरै विजय के उपलक्ष्य में, कंपन की पत्नी ने ही मदुरै विजयम लिखा है, वो भी संस्कृत भाषा में लिखा गया, ठीक है। बुक्का प्रथम को साहित्यकारों ने तीन समुद्रों का स्वामी कहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने लिख दिया है जानकारी के लिए आपकी। अच्छा, बुक्का प्रथम के बाद हरिहर द्वितीय आते हैं। हरिहर द्वितीय ने उपाधि क्या धारण की? महाराजा धीराज और राज परमेश्वर। देखिए, ये बुक्का प्रथम महाराजा धीराज या किसी की भी उपाधि धारण नहीं, क्यों? क्योंकि बुक्का प्रथम जब विजयनगर की स्थापना ये लोग किए, हरिहर और प्रथम और बुक्का प्रथम ने, तो अगल बगल के जो भी राज्य थे इनके दुश्मन हुआ करते, तो डर के मारे ये लोग जो है, इनके अगल बगल जितने भी पड़ोसी राज्य सब इनके दुश्मन थे, इससे करते थे हरिहर बुक्का और प्रथम, ठीक है, बुक्का और प्रथम से। तो हरिहर द्वितीय उपाधि महाराजा धीराज और राज परमेश्वर की जस्ट इनके विपरीत था ये हरिहर द्वितीय। हरिहर द्वितीय के प्रधानमंत्री एक थे सायण, जिनके बारे में मैंने अभी बताया कि सायण से ही हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम प्रेरित होकर प्रेरणा लेकर विजयनगर की स्थापना करते। इनके प्रधानमंत्री थे सायण, जिन्होंने जो कि ऋग्वेद के टीकाकार हैं। टीकाकार मतलब कमेंट करना, ऋग्वेद पे इन्होंने अपने भाषा में कमेंट किया है, भाष्य से लिखा है, ठीक है। अच्छा, हरिहर द्वितीय के सेनापति कौन कौन था? एक जैन अनुयायी था, इरुगपा सेनापति था, इरुगपा इनका। इसने रचना की है नानधर रत्नम, नानधर रत्नमाला, नानधर रत्नमाला, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, हरिहर द्वितीय के बाद आते हैं देवराय प्रथम। अच्छा, सोनार की पुत्री का युद्ध दहेज, ये क्या है भैया? देवराय प्रथम, हरिहर द्वितीय के बाद देवराय प्रथम आते हैं। सोनार की पुत्री का युद्ध, ये कौन सा पुत्र है और दहेज में ये लिखा है क्या है? थोड़ा इसको समझते हैं हम लोग कि ये है क्या। सोनार की, एक बार क्या हुआ कि देवराय प्रथम और बहमनी राज्य का जो शासक था, फिरोज शाह बहमन ऐसा कुछ नाम था उसका, बहुत कंफर्म नहीं हूं। तो जो बहमनी शासक था और जो ये देवराय प्रथम थे विजयनगर शासक, इन दोनों के बीच रायचूर दोआब के लिए क्या हुआ? झगड़ा हो गया, कब्जा करने के लिए उस पे। रायचूर दोआब मैंने बताया था, पीछे के लेक्चर में जाकर समझिएगा उसको। उसके लिए झगड़ा हो गया, अब आक्रमण हो गया, दोनों लोगों में युद्ध हो गया। तो जो बहमनी का जो शासक था वो जीत लिया, देवराय प्रथम को क्या किया? हरा दिया। अब जब देवराय प्रथम को हरा दिया, तो बहमनी शासक ने कहा कि अब कुछ नहीं, तुमने जो मुझसे युद्ध किया है ना, उसमें जो क्षति हुई है मेरी, पहले तो तुम उसकी भरपाई करो, फिर उसकी भरपाई तो करोगे ही, इसके बाद मैं तुम्हारे पुत्री से विवाह भी करूंगा, ठीक। और दहेज भी मुझे चाहिए, और दहेज में क्या चाहिए? बांकापुर का पूरा क्षेत्र चाहिए।
बांकापुर का क्षेत्र ही क्यों मांगा? क्योंकि उसको लेकर बाद में विवाद हो सकता था, इसलिए दहेज में इन्होंने बांकापुर का क्षेत्र मांगा। किससे? इनसे, भाई भाई साहब से, देवराय प्रथम से। कौन मांगा? विजयनगर शासक, बहमनी शासक ने मांगा, और इनकी पुत्री से शादी भी किया। तो इसीलिए दहेज में बांकापुर का क्षेत्र देवराय प्रथम ने उसको दिया। इसीलिए इसको सोनार की पुत्री का युद्ध भी कहते हैं। यही है कहानी, बहुत विशेष नहीं है। अच्छा, देवराय प्रथम के समय यात्री निकोलो डिकांटो आया था, और निकोलो डिकांटो ने देवराय प्रथम को कहा कि यह शक्तिशाली राजा है। उनको बताया कि देवराय प्रथम क्या है? शक्तिशाली राजा है। देवराय प्रथम के बाद दो शासक और आते हैं, वीर विजय रामचंद्र। कुछ नहीं महत्वपूर्ण है, एकदम नीलबटा सन्नाटा है। इनको आप, अब ये नहीं कि माँ कसम खाएंगे इनके बारे में जान, नहीं भाई, मत कोशिश करिएगा, मैं पूरा एक्सटेंसिव कवर कर रहा हूँ। रामचंद्र के बाद देवराय द्वितीय आते हैं। ये संगम वंश के सबसे प्रतापी शासक थे, देवराय द्वितीय। और इनकी उपाधियां क्या थी? गजवेटकर। और गजवेटकर का मतलब हाथियों का राजा। और एक उपाधि थी इमादी देवराय। बस ऐसे ही जानते रहिए। इनके समय एक कवि थे श्रीनाथ, जो कि तेलुगु विद्वान थे। इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी हरिविलासम। और देवराय द्वितीय ने कवि को एक उपाधि दी। क्या उपाधि थी? सार्वभौम, माने कवियों का राजा। किस कवि को? श्रीनाथ को। अच्छा, देवनाथ द्वितीय के बाद मल्लिकार्जुन आते हैं। इसके बाद विरूपाक्ष द्वितीय आते हैं, जो कि विरूपाक्ष द्वितीय जो कि संगम वंश के अंतिम शासक हैं। ठीक है, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अब विरूपाक्ष द्वितीय के बाद कौन सा वंश आ जाएगा? इनको मारकर, इनको हटाकर, विरूपाक्ष द्वितीय को हटाकर कौन सा आएगा? सालू वंश आ जाएगा। ठीक है, सालू वंश में बस हमको क्या पढ़ना है कि सालू वंश के संस्थापक कौन है? नरसिंह सालू, बस। इसके बारे में और कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये दिमाग में आप रखेंगे। और फिर नरसिंह सालू के ही आगे कहानी जुड़ती है, तो फिर तुलु वंश आता है। तुलु वंश में नरसिंह संस्थापक हैं, तुलु वंश वीर नरसिंह। ठीक है, और इन्हीं के सौतेले भाई थे कृष्णदेव राय। तो अब हम किसको पढ़ेंगे? कृष्णदेव राय को पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो सालू वंश में बस इतना ही, और मत कुछ पढ़िएगा भाई, कितनी बार मैं बताऊं। सालू वंश के बाद तुलु वंश, तुलु वंश में संस्थापक आप जानते रहिए वीर नरसिंह। इसके बाद कृष्णदेव राय आते हैं, इन्हीं के चचेरे भाई हैं। ठीक है, कृष्णदेव राय। तो अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? कृष्णदेव राय के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद फिर पढ़ते पढ़ते फिर हम लास्ट में अरविंदु वंश पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए हम कृष्णदेव राय के बारे में देख लेते हैं। कृष्णदेव राय 1509 से 1530 तक, ये टाइम पीरियड आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, थोड़ा सा इसको आप दिमाग में रखेंगे। तुलु वंश, कृष्णदेव राय। अब आइए इनके बारे में थोड़ा देखते हैं, क्या इनकी उपाधियां थी। अच्छा, उपाधियां क्या क्या लेते हैं? यवन राज स्थापनाचार्य, एक उपाधि ये हो गई। दूसरी उपाधि है आंध्र भोज। तीसरी उपाधि है अभिनव भोज। यानी कि तीन उपाधियां लोग लेते हैं, यवन राज स्थापनाचार्य, आंध्र भोज, अभिनव भोज। ये आंध्र भोज है, अभी एक जगह और आएगा आपका आंध्र पितामह, तो मैं बताऊंगा क्या मैटर है वो आंध्र भोज। ठीक, तो कृष्णदेवराय ये हो गया। अच्छा, बाबर ने अपनी आत्मकथा नामा में इनकी खूब प्रशंसा की है। नामा में कई शासकों की प्रशंसा की है। उन शासकों में कृष्णदेव राय भी हैं। तो बाबर नामा में प्रशंसा। ठीक है। अच्छा, कृष्णदेव राय तेलुगु और संस्कृत, कृष्णदेव राय एक बहुत बड़े विद्वान थे। किसके किसके? तेलुगु और संस्कृति के, दोनों के बहुत बड़े विद्वान थे, तेलुगु और संस्कृति के विद्वान थे। अच्छा, इनके राज दरबार में अष्ट दिग्गज रहा करते थे। अब ये क्या मैटर है अष्ट दिग्गज? यानी कि तेलुगु साहित्य के 8 विद्वान। इनके दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 विद्वान, जिसको हम अष्ट दिग्गज कहा करते थे, ये लोग रहते थे। ठीक है। अच्छा, अच्छा, हाँ, अब इस अष्ट दिग्गजों में, अच्छा, अष्ट दिग्गज, अष्ट छाप, फिर नवरत्न, ये कई शब्द हैं। इन शब्दों को थोड़ा सा आप समझ लीजिए। बल्कि
एक साथ ही मैं सब बता देता हूँ, उससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। जैसे जैसे एक शब्द होता है नवरत्न। जैसे एक शब्द है नवरत्न। ठीक, नवरत्न है। अब नवरत्न दो लोगों का है। एक तो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ये कौन थे? द्वितीय थे कि फर्स्ट थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ये कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। इनके दरबार में कौन रहता था? नवरत्न रहते थे। ठीक, कौन रहता था? नवरत्न रहते थे। अलग अलग क्षेत्र के विद्वान है, तरह से मान लीजिए, अलग अलग विद्वान। ठीक, और अकबर के भी काल में नवरत्न थे। जब मैं अकबर बताऊंगा आपको तब ये चीज क्लियर होगी। ठीक, और एक है अष्ट प्रधान। अष्ट प्रधान, ये कौन था? अष्ट प्रधान क्या था? अष्ट प्रधान शिवाजी के मंत्री परिषद थी। शिवाजी की मंत्री परिषद थी। और एक शब्द और है जो अभी मैं बताया, अष्ट दिग्गज। ये क्या है? ये कृष्णदेव राय के आ- तेलुगु साहित्य के, तेलुगु साहित्य के 8 विद्वान। तेलुगु साहित्य के 8 विद्वान। ठीक है, एक और है अष्टछाप। इसको भी मैं बता ही देता हूँ। अष्टछाप, ये विठल नाथ के समय का है। ठीक, इसमें भी 8 कवि का, 8 कवि इसमें भी रहते हैं। ठीक, तो ये इतने शब्द हैं। नवरत्न, अष्टप्रधान, अष्टदिग्गज, अष्टछाप, 4 शब्द हैं। तो इन चारों शब्दों को ऐसे ही आप नोट कर लीजिएगा। नवरत्न चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में अलग अलग फील्ड के अलग अलग विद्वान थे। जैसे कालिदास थे, मैं आपको एंशियंट हिस्ट्री में ये बता चुका हूँ। ठीक, अकबर के काल में भी नवरत्न रहा करते करते थे, मैं बताऊंगा जब अकबर बताऊंगा। अष्टप्रधान शिवाजी की मंत्री परिषद थी, उस मंत्री परिषद में 8 लोग थे। ठीक है, तो ये अष्टप्रधान मंत्री परिषद है। नवरत्न विद्वान है, अष्टदिग्गज भी विद्वान है, और अष्टछाप भी क्या है? 8 कवि है। तो ऐसे दिमाग में आपको रखना है। ठीक, ये चीज आपको समझ में आई होगी। तो जो अष्ट दिग्गज था कृष्णदेव राय का, उसमें 2 लोगों को दिमाग में रखना। एक तो अलसनी पेड्डन, जो कि आंध्र, जिनकी उपाधि क्या थी? आंध्र पितामह। और एक तेनालीराम। ठीक, तो जो अलसनी पेड्डन थे, इनकी उपाधि थी आंध्र पितामह। तो कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इनको नहीं देगा, अलसनी पेड्डन को नहीं देगा, किस देगा? इनको दे देगा, कृष्णदेव राय को। कहेगा कृष्णदेव राय की उपाधि थी, उसमें आंध्र पितामह डाल देगा। तो अगर यदि नहीं है अल्सनी पेड्डन, यदि ऑप्शन में नहीं है, तब आप किसको टिक करेंगे? कृष्णदेव राय को टिक करेंगे। क्योंकि देखिए, आंध्र पितामह और आंध्र भोज, तो ये दोनों कंफ्यूज करने वाली चीज है। ये नहीं रहेंगे तभी आंध्र पितामह का जो ऑप्शन कृष्णदेव राय आप टिक करेंगे। ठीक है, इसे दिमाग में रखिएगा, भूलिएगा मत इसको। तेनालीराम, बहुत आप सुनते होंगे ग्रामीण एरिया में, तेनालीराम तेनालीराम। तेनालीराम भी क्या थे? एक विद्वान थे। कृष्णदेव राय खुद ही एक विद्वान था। इसीलिए विद्वानों को, कई बहुत विद्वानों को ये संरक्षण देता है। ठीक है, संस्कृत का विद्वान, तेलुगु का विद्वान खुद ही था, इसलिए विद्वानों को क्या करता है? संरक्षण देता था। अच्छा, इसने एक प्रसिद्ध पुस्तक अपनी लिखी है। कृष्णदेव राय ने एक अपनी प्रसिद्ध पुस्तक लिखी है, अमुक्त माल्यद, जो कि तेलुगु में है। ये अमुक्त माल्यद में एक मोटी मोटा मैं आपको बता दूं तो राज व्यवस्था संबंधित है। जैसे चाणक्य का अर्थशास्त्र है, थोड़ा बहुत सेम है उससे, इसमें उसी शब्द का जिक्र है। मुक्त माल्यद में तेलुगु में लिखे हैं, प्रसिद्ध पुस्तक इनकी है। और एक संस्कृत में भी इन 2 पुस्तक इनकी, उषा परिणय
तथा जाम्बवती कल्याण, ये संस्कृत में है। अब देखिए कि यूपीएससी क्वेश्चन कैसे पूछता है। अब कृष्णदेव राय तेलुगु में भी लिख रहे हैं, कृष्णदेव राय संस्कृत के भी विद्वान है, तेलुगु के भी विद्वान है, तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, यूपीएससी कैसे गुमराह करेगा, कैसे इधर का उधर कर देगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे बोलेगा कि कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 विद्वान रहते थे जिनको अष्टदिग्गज कहा जाता था, ये पहला कथन। ठीक, ये तो सही हो गया। फिर दूसरा कथन रहेगा कि कृष्णदेव राय स्वयं स्वयं भी तेलुगु के बड़े विद्वान थे, उसने अमुक्त माल्यद तेलुगु में नाम का एक ग्रंथ लिखा है, ये भी सही है। अब उसी के आगे एक चीज और जोड़ दे कि वे संस्कृत के भी बहुत बड़े विद्वान थे। तब आप सोचेंगे कि सारी सारा विजयनगर तो दक्षिण भारत में है, और तेलुगु तेलुगु दोनों ऑप्शन में तेलुगु तेलुगु जो मैंने अभी ऑप्शन बोला, उन दोनों ऑप्शन में तेलुगु तेलुगु मैंने बोला, तो संस्कृत कहाँ से आ गया। यदि आप नहीं पढ़े हैं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। संस्कृत के विद्वान वो थे, तो वो भी ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन भी। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ऐसे ही यूपीएससी गुमराह करती है, स्टेट पीसीएस गुमराह करता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान ध्यान में आप रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, द्रविड़ शैली कल्याण मंडप, ये क्या है भाई द्रविड़ शैली। तो दक्षिण भारत में आप जब आर्ट एंड कल्चर में आपको बताऊंगा, दक्षिण भारत में 3 शैलियां, नागर, बेसर, द्रविड़, 3 शैलियां हैं। ठीक है, तो जो विजयनगर साम्राज्य था, विजयनगर साम्राज्य की जो द्रविड़ शैली थी उसकी एक विशेषता थी मंडप, कल्याण मंडप की उसकी एक विशेषता थी। द्रविड़ शैली के कल्याण मंडप एक विशेषता थी। क्या था कल्याण मंडप, थोड़ा इसको समझिए। जैसे कोई मंदिर है, तो मंदिर का एक गर्भगृह होता है जहाँ पे स्थापना किया जाता है, देवता का स्थापना किया जाता है। ठीक, तो जो कल्याण मंडप था वो उसी गर्भगृह के बगल में बनाया जाता था। क्यों बनाया जाता था, जैसे उस भगवान की या उस देवता की कभी जन्म का सेरेमनी मनाना हो, जन्म से समय उनका जन्म कराना हो, तो उस कल्याण मंडप में कराया जाएगा। कभी विवाह से संबंधित समारोह हो, उसको उसी में कराया जाता था। एक तरह से सेरेमनी के लिए वो कल्याण मंडप बनाया गया था। तो ये कल्याण मंडप बहुत, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये गर्भगृह के बगल में ही बना रहता है। किस लिए बना रहता है, सेरेमनी, जन्म, विवाह, ये सबसे संबंधित। किसके जन्म विवाह, मनुष्य के नहीं, व्यक्ति के, आदमी के नहीं, किसको, किसका विवाह, देवता का। ठीक, अच्छा, इन्हीं के समय विठल स्वामी का मंदिर और हजारा राम मंदिर का निर्माण हुआ। ठीक है, अच्छा, संगीत एवं शतरंज के ये खिलाड़ी थे। चूंकि ये संगीत, ये साहित्यकारों ने जिक्र किया है कि ये शतरंज और संगीत के क्या थे, संगीत भी इनको बड़ा पसंद थी और शतरंज के खिलाड़ी थे। तो जब ये संगीत को रुचि रखते थे, शतरंज में रुचि रखते थे, तो ये क्या करेंगे, संगीत और शतरंज को क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे। ठीक है, अच्छा, इनके समय 2 यात्री आए थे, और दोनों यात्री क्या थे, पुर्तगाली थे। दोनों यात्री क्या थे, पुर्तगाली थे। एक का नाम था बारबोसा, दूसरे का नाम था पायस, दोनों पुर्तगीज यात्री थे। ठीक है, बारबोसा ने जिक्र किया है कि सती प्रथा का जिक्र किया है बारबोसा ने। पायस ने जिक्र किया है, रोम से तुलना की है, विजयनगर की रोम से तुलना की है, और बताया है कि शतरंज, कुश्ती, रामनवमी, ये सब चीजें विजयनगर में की जाती थी। कृष्णदेव राय करते थे, शतरंज खिलाड़ी थे, कुश्ती, रामनवमी मनाया जाता था। और ये भी जिक्र किया है इन्होंने कि कृष्णदेव राय को चेचक हुआ था, छोटे 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 से थे, नाट्य से के कद उद के बारे में भी ये जिक्र किया है कि देवराय को चेचक हुआ था। इन सभी का जिक्र किसने किया है, पायस, पुर्तगीज यात्री पायस ने किया है। तो ये चीज दिमाग में आप रखेंगे। ठीक है, अच्छा, इन्होंने अपने माँ के नाम से एक नगर की स्थापना की, जिसे, जिस नगर का नाम क्या है, नागलापुर। नागलापुर नगर की स्थापना किसने की, कृष्णदेव राय ने की। ठीक है, तो कृष्णदेव राय, किस राय क्या थे, एक संस्कृति और तेलुगु के कई भाषाओं के जानकार थे।
लेकिन मुख्य रूप से संस्कृति और तेलुगु के बहुत बड़े विद्वान थे। तो कृष्णदेव राय इतना ही है। ठीक है। अब जब कृष्णदेव राय फिर धीरे धीरे कृष्णदेव राय की जब मृत्यु हो जाती है तो इनका एक छोटा बच्चा रहता है, उसका नाम रहता है सदाशिव राय। वो बहुत छोटा मतलब बच्चा रहता है। ठीक है। तो अब वो गद्दी पे बैठ नहीं सकता। ठीक है। तो इनके भाई जो है अच्युत राय जो है गद्दी पे बैठ जाते हैं। अब अच्युत राय की गद्दी पे बैठने से एक व्यक्ति था राम राय, उसको दिक्कत होती है। वो राम राय चाहता है कि इनका छोटा बच्चा बने सदाशिव राय बैठे गद्दी पे, कि जिससे मैं शासन चलाऊं। राम राय कौन था? राम राय कहिए एक तरह से कृष्णदेव राय का दामाद था। ठीक है। या सदाशिव राय का क्या था? साला था कहिए। तो आइए आगे की कहानी देखते हैं कि कृष्णदेव की राय के बाद अच्युत राय और फिर आगे की कहानी क्या है। तो कृष्णदेव राय, कृष्णदेव राय के बाद कौन आता है? कृष्णदेव राय के बाद कृष्णदेव राय का पुत्र सदाशिव राय है, लेकिन वो नहीं गद्दी पे बैठता है। कृष्णदेव राय के बाद मतलब कृष्णदेव राय के मृत्यु के बाद उसका पुत्र सदाशिव राय गद्दी पर नहीं बैठता है। क्यों? क्योंकि सदाशिव राय एक छोटा सा बच्चा था। जब सदाशिव राय गद्दी पर नहीं बैठता है तो कौन बैठता है गद्दी पे? गद्दी पे बैठता है कृष्णदेव राय का भाई। क्या नाम है उसका? अच्युत देव राय। अच्छा, अच्युत देव राय वो गद्दी पे बैठ गया। लेकिन अच्युत देव राय के गद्दी पे बैठने से मैंने साम्राज्य विजयनगर साम्राज्य का राजा बनने से एक व्यक्ति को दिक्कत थी। क्या नाम था उसका? राम राय। अब राम राय को दिक्कत थी। राम राय कौन था? राम राय कह लीजिए कि कृष्णदेव राय का दामाद राम राय था। ठीक। अब राम राय को अच्युत राय की गद्दी पे बैठने से राम राय को दिक्कत थी। अच्युत राम राय चाहता था कि कृष्णदेव राय का पुत्र कौन, पुत्र बैठे कौन? सदाशिव राय बैठे गद्दी पे। इसलिए चाहता था कि सदाशिव राय गद्दी पे बैठेगा तो सारी शक्ति मेरे हाथ में रहेगी, क्योंकि सदाशिव राय छोटा सा बच्चा था। समझ में आई बात? तो आइए इसको हम थोड़ा सा समझते हैं इससे। कृष्णदेव राय अभी हम पढ़े। उसके बाद ये कौन है? अच्युत देव राय कौन है? कृष्णदेव राय का क्या है? ये भाई है। ठीक। कृष्णदेव राय का पुत्र सदाशिव राय नहीं बैठता गद्दी पे क्योंकि वो छोटा सा बच्चा रहता है। लेकिन एक व्यक्ति थे राम राय, वो चाहते थे कि सदाशिव राय ही गद्दी पर बैठे। राम राय कौन था? कृष्णदेव राय का दामाद था, या सदाशिव राय का साला कह लीजिए। वो चाहता था कि सदाशिव राय गद्दी पे बैठे। अगर सदाशिव राय गद्दी पे बैठ जाएंगे तो सत्ता उसके हाथ में चली जाएगी। वास्तविक सत्ता किसके हाथ में चली जाएगी? राम राय के हाथ में। ठीक है। तो अच्युत देव राय बैठते हैं गद्दी पे। कृष्णदेव राय के भाई अच्युत देव राय बैठते हैं। यहाँ देखिए, कृष्णदेव राय का एक कौन है? अच्युत देव राय भाई है। ठीक है। कृष्णदेव राय की आगे की कहानी। ठीक। अब राम राय जब अच्छा इनका देखिए, मैं अभी बताया ना आपको कि राम राय ये नहीं चाहता था कि अच्युत देव राय गद्दी पे बैठे। बाद में राम राय आएगा आगे चल के, सदाशिव राय को बैठाएगा गद्दी पे। ठीक। और राम राय सत्ता अपने हाथ में ले लेगा। और राम राय क्या करेगा? जो विजयनगर की जो परंपरागत नीतियां थी उन नीतियों के उल्टा काम करेगा। और जब उल्टा काम करेगा तो आगे चल के विजयनगर के खिलाफ कुछ युद्ध होंगे जिससे विजयनगर को बहुत बड़ी चोट लगेगी। ये किसके द्वारा सब, किसके कारण हो रहा है? राम राय के कारण हो रहा है। तो आइए थोड़ा सा इसको देखते हैं, जो मैं लिखा हूं इसको समझिए। कृष्णदेव राय के भाई अच्युत देव राय गद्दी पर बैठे कृष्णदेव राय के बाद। कृष्णदेव राय का भाई है। अच्छा, अच्युत देव राय के समय ही एक यात्री आया था, उसका क्या नाम था? नूनिस, नूनिज नाम था उसका। पुर्तगीज माने पुर्तगाली यात्री था। कौन सा यात्री था? पुर्तगाली यात्री था। क्या नाम था उसका? नूनिज, नूनिज आया था। अच्छा, यात्रियों के बारे में, अभी जो यात्री ये पुर्तगीज है या जितने भी यात्री आ रहे हैं, पहली बात तो जितने भी यात्री आ रहे हैं उन सभी, कौन यात्री किसके समय आ रहा है ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा।
दूसरा क्या रखना पड़ेगा कि किस यात्री ने क्या वर्णन किया है, ये दिमाग में रखना पड़ेगा। अच्छा, यात्रियों के वर्णन से हमें कैसे क्या पता चलता है? यात्रियों के वर्णन वर्णन से हमें उस समय की सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, उस साम्राज्य के बारे में पता चलता है। ठीक है? तो यात्रियों कौन किसके समय आया ये दिमाग में, और यात्रियों ने क्या वर्णन किया है ये दिमाग में। ठीक है? तो इस समय पुर्तगाली यात्री आ रहे हैं, देखिए पुर्तगीज यात्री नूनीज आ रहा है। और आगे जब मैं आपको मुगल काल बताऊंगा तो अकबर अकबर के समय, अभी देखिए पुर्तगाली कब आए थे? 1498 ईस्वी में आए थे। ठीक। तो आगे जब मैं अकबर के समय बताऊंगा, उस समय आप देखेंगे मुगल काल में ज्यादातर ब्रिटिश यात्री आएंगे, और इधर आप देखेंगे तो ज्यादातर पुर्तगीज यात्री, पुर्तगाली यात्री आते हैं। तो सबसे पहले कौन आता है? सबसे पहले इंडिया में एंट्री कौन मारता है? यूरोपीय कंट्रियों में कौन मारता है? पुर्तगाली मारते हैं। तो पुर्तगाली सबसे पहले यहाँ दिखेंगे। फिर आगे जब मुगल काल में पढ़ाऊंगा तो उस समय कौन यात्री आएंगे? ब्रिटिश यात्री आएंगे। तो यात्रियों को दिमाग में रखना भाई। ठीक है? तो ये पुर्तगीज यात्री कौन आया? नूनीज आया। अच्छा, आगे जब मैं आपको मॉडर्न इंडिया बताऊंगा तो उस समय तमाम यात्री आएंगे, सबके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है? जब हम आधुनिक इतिहास पढ़ेंगे। ठीक। तो ये नहीं आपको करना है कि अभी मुझे जानकारी नहीं है, जितना मैं बता रहा हूँ अभी उतना ही पढ़िए। आगे जब मैं मॉडर्न इंडिया बताऊंगा तो उसमें सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि विलियम हॉकिंस कब आया, कौन का क्या है, सब क्लियर होगा। ठीक है? तो नूनीज ने क्या किया? नूनीज ने बताया कि, नूनीज ने वर्णन किया कि यहाँ पे एक ब्राह्मण वर्ग है, विजयनगर में एक ब्राह्मण वर्ग है। नूनीज ने ब्राह्मण वर्गों की प्रशंसा की है, लिखा है अपनी पुस्तक में नूनीज ने। तो ब्राह्मण वर्ग की प्रशंसा की है, तो मतलब इसका क्या मतलब है? ये नूनीज कहता था कि ब्राह्मण बड़े दुबले पतले लेकिन बड़े मेधावी होते थे। बड़े दुबले पतले लेकिन बड़े मेधावी होते थे। और ये राज्य के जो प्रशासनिक पद पे ज्यादातर किसकी नियुक्ति होती थी? ब्राह्मणों की नियुक्ति होती थी। राज्य के ज्यादातर प्रशासनिक पदों पे ब्राह्मणों की नियुक्ति होती थी, और ब्राह्मण बड़े मेधावी और दुबले पतले होते थे। ये किसने बताया है? नूनीज ने बताया है, ब्राह्मणों की प्रशंसा में, प्रशंसा करके बताया है। ये भी दिमाग में रखना है कि नूनीज ने क्या बताया है। ठीक है? जो मैं बोला हूं उसको आप नोट कर लीजिएगा कि ब्राह्मणों की प्रशंसा में क्या क्या बोला है। एक तो बोला है कि ब्राह्मण बड़े मेधावी थे और दुबले पतले थे, और दूसरा कि राज्य की जो प्रशासनिक पद होते थे उनमें ज्यादातर नियुक्तियां किसकी होती थी? ब्राह्मणों की होती थी। ठीक है? बस इतना ही दिमाग में आपको यहाँ पर रखना है। अच्छा, अब आगे बढ़िए। अच्युत देव राय के बाद अच्युत देव राय का पुत्र आता है वेंकट प्रथम। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, भाई, पुत्र, पुत्री, ये सारी चीजें मैं क्यों बता रहा हूँ? थोड़ा सा एक लिंक समझाने के लिए कि स्टोरी वाइज आप समझेंगे तो ठीक रहेगा। लेकिन मैं आपको एक जानकारी के लिए बता दूं कि पुत्र, पुत्री, भाई, बहन, इन सबसे क्वेश्चन नहीं आता है। और जो नया नया स्टूडेंट आता है इतिहास पढ़ने के लिए, एक साइकोलॉजी होती है कि मुझे सारे सबके भाइयों का नाम, सबके पिता का नाम याद हो जाए। तो ये नए नए स्टूडेंटों की साइकोलॉजी होती है। तो ये सारी चीजें दिमाग में नहीं रखना है कि मैं सारे पुत्रों को, उनके भाइयों को सब कुछ रट डालूंगा, नहीं। ये मैं आपको एक समझाने के लिए बता रहा हूँ कि हाँ ऐसे आप समझिए। बाकी आपको किसका भाई कौन था ये आपको एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है? तो आइए इसको और आगे देखते हैं। तो वेंकट प्रथम अच्युत देव राय का क्या था? पुत्र था। ठीक। अच्युत देव राय का पुत्र है वेंकट प्रथम। अच्युत देव राय के बाद वेंकट प्रथम राजगद्दी पे बैठता है, और राम राय द्वारा हटाकर अपने साले सदाशिव राय को शासक बनाया। तो राम राय वेंकट प्रथम को हटा देते हैं और अपने साले सदाशिव राय को वहां का शासक बना देते हैं। अब सदाशिव राय कौन है? कृष्णदेव राय का पुत्र है। ठीक है? तो अब आगे कौन शासक आएगा? सदाशिव राय आएंगे। तो आइए हम थोड़ा सा अब सदाशिव राय के बारे में समझते हैं। अब सदाशिव राय के बारे में थोड़ा समझिए। क्योंकि सदाशिव राय छोटे बच्चे थे, तो वास्तविक शक्ति किसके हाथ में चली जाएगी? राम राय के हाथ में चली जाएगी। ठीक।
अब जब वास्तविक शक्ति, यहाँ देखिए मैं लिखा हूं, वास्तविक शक्ति किसके हाथ में? राम राय के हाथ में। ठीक। अब राम राय क्या करता है कि अब तो राम राय ही सत्ता चला रहा है, गद्दी पे राजा तो सदाशिव राय है, लेकिन वास्तविक शक्ति किसके पास है? राम राय के पास है। तो राम राय क्या करेगा कि अभी तक जितने राजा हुए, वो जो विजयनगर साम्राज्य की जो अगल बगल के राज्य थे, जैसे बहमनी ये सब हुआ, इन सब में ज्यादा इंटरफेयर नहीं करते, ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करते थे। लेकिन जब राम राय आएगा, तो ये अपने बगल के बहमनी उमनी आसपास के जितने, सब में अपना क्या करने लगेगा? अपना दखलंदाजी करने लगेगा, उनके आंतरिक आंतरिक मामलों में जाके उसमें दखलंदाजी करेगा। ठीक है। एक राज्य को मिलाएगा, फिर उनको मिलाकर दूसरे राज्य पे आक्रमण कर देगा। तो ये सारी चीजें राम राय करना चालू कर देगा। एक को मिलाता है, जैसे अपने बगल के एक राज्य को मिलाएगा। ठीक। अब उनको मिला लिया, अब वो उनको मिलाकर दूसरे राज्य पे आक्रमण कर दिया। यही क्रिया राम राय करता है। ठीक है। उस राम राय के इसके इस प्रकार की नीति को क्या कहा जाता है? हीरे से हीरे को काटने की नीति। यानी कि मैं अगर किसी को मिलाऊंगा, मिला के फिर उसके बगल वालों को जब आक्रमण करूंगा, तो ये क्या हो गया? हीरे से हीरे को काटने की नीति, राम राय की नीति को ये कहा जाता है। ठीक है। तो अब जब राम राय ऐसा करने लगता है, तो फिर बहमनी राज जो अगल बगल के राज पूरा राम राय से परेशान हो जाते हैं। जब परेशान हो जाते हैं तो क्या करेंगे? जितने भी बहमनी राज्य आगे चल के जब जो टूट जाते हैं, चार पांच राज्य जो थे जो टूट गए, वो आपस में मिलकर विजयनगर के खिलाफ या राम राय के खिलाफ ये क्या बनाते? संघ बनाते। और इनको जो है एक युद्ध होता है दोनों के बीच में, तालीकोटा का युद्ध। उसमें बहुत बुरी पराजय करते हैं और राम राय को समाप्त कर देते हैं, हत्या कर देते हैं राम राय की। आइए देखते हैं, थोड़ा समझते हैं इसको। देखिए, सदाशिव राय वास्तविक शक्ति राम राय के हाथों में। ठीक। राम राय क्या करता है? जो बहमनी राज्यों में हस्तक्षेप करना चालू कर देता है, बहमनी राज्यों में, दक्षिण बहमनी राज्यों में हस्तक्षेप करना चालू कर देता है। एक को मित्र बनाता है और मित्र बनाकर दूसरे पे आक्रमण कर देता है। दूसरों के आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप करने लगता है। ये सारी चीज फिर क्या होता है? फिर विजयनगर साम्राज्य के विरुद्ध बहमनी राज्य मिलकर क्या बनाते हैं? एक संघ बनाते हैं। ठीक है। संघ बनाते हैं, जिसमें उसमें एक राज्य नहीं शामिल था, बरार नहीं शामिल था उस संघ में। ठीक है, ये समझते हैं इसको। हीरे से हीरे काटने को एक मित्र बनाया, फिर उसको मित्र बना के दूसरे राज्य पे आक्रमण कर दिया। तो यही उसकी नीति क्या है? हीरे से हीरे को काटने की नीति। ठीक है। अच्छा, अब जब बहमनी राज्य मिलकर एक संघ बना लेते हैं, ठीक है, तो अब उस संघ का प्रतिनिधि कौन करता है? नेतृत्व कौन करता है संघ का? कौन करता है नेतृत्व? यहाँ पे मैंने लिखा है, देखिए। बहमनी राज्यों का नेतृत्व कौन करता है? बीजापुर का शासक अली आदिल शाह द्वारा किया गया। माने जो राम राय के खिलाफ जो बहमनी राज्य मिलकर एक संघ बनाते हैं, उस संघ का नेतृत्व कौन करता है? बीजापुर का शासक अली आदिल शाह। तो लड़ाई होती है बहमनी राज्यों के संघ और राम राय या विजयनगर के बीच में लड़ाई होती है। उसी लड़ाई या युद्ध को क्या कहते हैं? तालीकोटा का युद्ध या राजसी तंगड़ी का युद्ध या बन्नी हट्टी का युद्ध। ये कब हुआ था? 23 जनवरी 1565 में। ये युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है और इस युद्ध में बहुत बुरी पराजय होती है विजयनगर की, बहुत ही बुरी पराजय होती है। ठीक है। इस युद्ध में किसकी हत्या हो जाती है? राम राय की हत्या हो जाती है। हत्या कौन करता है? अहमदनगर के हुसैन निजाम शाह द्वारा राम राय की हत्या कर देता है। अहमदनगर के हुसैन निजाम शाह। अच्छा, अहमदनगर यहाँ देख रहे हैं, यहाँ बीजापुर देख रहे हैं, एक गोलकुंडा है, बीदर है, बरार है। पांच बहमनी राज्य जो था वो पांच भागों में बट गया था। ठीक है। वही पांच भाग जो बटा था, वो सब मिलकर राम राय के खिलाफ युद्ध लड़ते हैं। वही युद्ध क्या है? तालीकोटा का युद्ध, राजसी तंगड़ी का युद्ध, बन्नीहट्टी का युद्ध। ये सब एक ही युद्ध है, नाम अलग अलग है। तालीकोटा का युद्ध, या इसको कहिए राजसी तंगड़ी का युद्ध, या इसको कहिए बन्नी हट्टी का युद्ध, जो कब हुआ था? 23 जनवरी 1565 को। ठीक। तो बहमनी राज्य का
राज्यों का संघ बनता है, किसके खिलाफ? राम राय के खिलाफ या विजयनगर। बेरार उसमें शामिल नहीं होता। बेरार भी एक राज्य था बहमनी संघ का, लेकिन ये शामिल नहीं था। इसमें जो बहमनी राज्य जो लोग मिलके संघ बनाते हैं उसमें बेरार शामिल नहीं था। ठीक है। नेतृत्व मैंने बता दिया कि बहमनी राज्यों का नेतृत्व बीजापुर का शासक आदिल आदिल शाह द्वारा किया गया। और इस युद्ध में राम राय की हत्या कर दी गई, किसके द्वारा? अहमदनगर का शासक हुसैन निजाम शाह द्वारा। अच्छा, हुसैन निजाम शाह जब राम राय की हत्या करता है तो राम राय रहते हैं उस समय 70 वर्ष के। और राम राय का हत्या करके हुसैन निजाम शाह राम राय की हत्या करके मारकर चिल्लाता है, क्या चिल्लाता है? कि अब मैंने अपना बदला ले लिया है। अब मैंने अपना बदला ले लिया है। अब अल्लाह मेरे साथ जो कुछ भी करे। मतलब ये राम राय 70 वर्ष का था लेकिन बड़ा दुष्ट था। सबको परेशान करके, अगल बगल जितने भी राज्य थे सबको परेशान करके रखा था। इसीलिए जब ये हुसैन निजाम शाह उसको मार देता है तो मार कर चिल्लाता है कि अब मैंने बदला ले लिया है, अब अल्लाह मेरे साथ कुछ भी करे। ठीक है। तो बड़ा दुष्ट था ये राम राय। ठीक। अच्छा, सदाशिव राय के समय ही नाइयों को विशेष प्रतिष्ठा मिली। यानी कि नाइयों पे जो व्यवसायिक कर लगाया जाता था उसको व्यवसायिक कर को क्या कर दिया गया? माफ कर दिया गया। ठीक है। तो ये सदाशिव राय का जो ये पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वास्तविक शक्ति राम राय के हाथ में, ये भी आप जानते रहिए। राम राय की ही सारी कहानी है। हीरे से हीरे को काटने की नीति क्यों कहते हैं? क्योंकि एक बगल वाले राज्य को एक को मित्र बनाता था, मित्र बना के फिर दूसरे वाले पर आक्रमण कर देता था। तो इसी को हीरे से हीरे को काटने की नीति कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ही युद्ध है, इसका 3 नाम है, ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है। अच्छा, अब जब अहमदनगर का शासक हुसैन हुसैन निजाम शाह राम राय की हत्या कर देता है, ठीक है, तो अब इस युद्ध के बाद क्या होता है? तालीकोटा के युद्ध में ये सब हो गया। तालीकोटा के युद्ध में राम राय की हत्या हो गई हुसैन निजाम शाह द्वारा। इस युद्ध के बाद क्या होता है? इस युद्ध के बाद होता है कि राम राय का एक भाई रहता है। राम राय का एक भाई रहता है जिसका क्या नाम रहता है? तिरुमल। ये मैंने लिखा है यहाँ पे, जिसका नाम रहता है तिरुमल। ठीक। तो तिरुमल क्या करता है कि जब युद्ध युद्ध के बाद सदाशिव राय को लेकर भाग जाता है युद्ध से। और जब भाग जाता है लेकर और ले जाकर उनको बंधक बना लेता है और एक नए वंश की नींव रखता है। कौन? तिरुमल। क्या उस वंश का नाम है? आरवीडू वंश। क्या मैंने बताया कि तालीकोटा के युद्ध के बाद राम राय का एक भाई रहता है, तिरुमल उसका नाम है। तिरुमल क्या करता है? सदाशिव राय को लेकर भाग जाता है। फिर सदाशिव राय को बंधक बना लेता है। बंधक बनाने के बाद खुद एक नए वंश की नींव रखता है जिसको आरवीडू वंश कहा जाता है। ठीक। इतना आपको समझ में आया होगा। अब आइए हम आरवीडू वंश को देखते हैं। तो आरवीडू वंश में आरवीडू वंश का संस्थापक कौन है? तिरुमल है। ठीक है। आरवीडू वंश का संस्थापक तिरुमल है। उसके बाद रंग दुर्ती आता है। उसके बाद वेंकट दुर्ती आता है। तो इसमें दो चीज केवल इंपॉर्टेंट है, एक रंग तृतीय, एक वेंकट दुर्ती। टाइम पीरियड मैंने लिख दिया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने लिख दिया है। ठीक है। तो वेंकट दुर्ती के समय ही, वेंकट दुर्ती के समय ही एक राजा ओडियार थे, इनके द्वारा 1612 एडी में मैसूर राज्य की स्थापना की गई। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेंकट दुर्ती के समय ही राजा ओडियार द्वारा 1612 ईडी में मैसूर राज्य की स्थापना की गई। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैसूर राज्य के बारे में मैं आपको कब बताऊंगा? जब मॉडर्न इंडिया पढ़ाऊंगा। तो मैसूर राज्य के बारे में जब मैं आपको बताऊंगा तो कहानी यहीं से कनेक्ट होगी। कहाँ से? यहीं से, वेंकट दुर्ती से कहानी कनेक्ट होगी कि वेंकट वेंकट दुर्ती के समय ही राजा ओडियार थे, इन्हीं के द्वारा मैसूर राज्य की स्थापना की गई 1612 ईस्वी। जब मैसूर राज्य में वाला लेक्चर लूंगा तो मैं आपको वहां से इस इस स्टोरी को कनेक्ट करते हुए तब मैं मैसूर राज्य को स्टार्ट करूंगा। ठीक है।
तो आप ध्यान में रखेंगे इस लेक्चर को, ठीक है। तो ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप दिमाग में रखेंगे। रंग तृतीय आता है जो कि आरवीडू वंश का अंतिम शासक है, या इसको कह लीजिए कि विजयनगर का भी अंतिम शासक है ये रंग तृतीय। या तो इसको कह लीजिए आरवीडू वंश का अंतिम शासक है, या क्योंकि कुल 4 ही वंश तो हुए थे विजयनगर में, तो विजयनगर का अंतिम राजवंश आरवीडू राजवंश है, और आरवीडू राजवंश का अंतिम शासक रंग तृतीय है, तो विजयनगर का भी अंतिम शासक कौन हुआ? रंग तृतीय ही हुआ, ठीक है। तो क्या मैंने लिखा है? विजयनगर अथवा आरवीडू वंश का अंतिम शासक, तो रंग तृतीय हो गया। तो ये सारी चीजें अब आपको लगभग लगभग समझ में आ गई होंगी कि राम राय ने क्या किया, राम राय का क्या यहाँ पे योगदान है, कि किसको किसको राम राय परेशान कर रखा था, राम राय की हत्या किसने की थी, तालीकोटा का युद्ध क्या है, सदाशिव राय कौन है, सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो अब तक मैं आपको विजयनगर साम्राज्य का जो वंश थे, उन वंशों के बारे में मैंने बता रहा था, कौन राजा क्या क्या किए, जो कि बड़ा महत्वपूर्ण है। अब हम क्या पढ़ेंगे, एक छोटा सा टॉपिक इसी में और बचा है, वो है विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था, कि विजयनगर साम्राज्य में प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी। जैसे आज आज के समय आप देखेंगे भारत में जो प्रशासनिक व्यवस्था है, भारत को पहले कुछ राज्यों में बांटा गया, जैसे 28 राज्य, फिर उन राज्यों हर राज्य में कुछ जिले में कुछ बांट दिया गया, फिर जिले में ब्लॉक तहसील बना दी गई, फिर तहसील में ब्लॉक, फिर ब्लॉक में गांव, ऐसे करके किया गया। इसी प्रकार विजयनगर में भी किया गया था, कि पूरे विजयनगर को किस में बांटा गया, ठीक। तो आइए अब हम विजयनगर के प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में देख लेते हैं। जय विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था, ठीक। जैसे मैंने अभी बताया ना कि जैसे पूरा भारत है, तो भारत को कई राज्यों में बांट दिया गया, फिर राज्यों में कई जिले कर दिए गए, फिर जिलों में ब्लॉक तहसील, फिर ब्लॉकों में गांव, कई गांव मिलकर ब्लॉक बने। तो इसी प्रकार से विजयनगर की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, जो विजयनगर साम्राज्य था, उस साम्राज्य को कई प्रांतों में बांटा गया, और प्रत्येक प्रांत को क्या कहा गया? मंडलम। क्या कहा गया? मंडलम। माने प्रत्येक प्रांत को क्या कहा गया? मंडलम। इसीलिए आप सुनते होंगे कोरोमंडल तट, चोलोमंडल, कोरोमंडल, ये सब सुनते होंगे आप, कोरोमंडल तट। तो इसी मंडल से, मंडलम से ही मंडल आया है, ठीक है। और प्रांत को फिर कई जिलों में, जैसे हम लोगों का है ना राज्य को कई जिलों में, ठीक उसी प्रकार से प्रांत को कई जिलों में। जब कई जिलों में करे तो उसको क्या कहते थे विजयनगर में? वलनाडु या कोट्टम। वलनाडु या कोट्टम। फिर जिला को तहसील में, तो जब इधर वलनाडु जिला है तो तहसील क्या हो जाएगी? नाडु हो जाएगी, ठीक। फिर इसके बाद तहसील को ब्लॉक में, तो कई गांव ब्लॉक में आज भी आप देखते होंगे कि ब्लॉक में कई गांव होते हैं, 70-80 ग्राम पंचायतें होती हैं, एक मोटी मोटा मैं बता रहा हूँ। तो वो 70-80 ग्राम पंचायतें मिलाकर एक ब्लॉक बनाती हैं, ठीक। उसी प्रकार से पहले 50 ग्रामों के समूह को क्या कहते थे? मेला ग्राम। एक मैंने एक एक तुलना किया है कि हाँ आज के ब्लॉक से मेला ग्राम, तो उस समय जो 50 ग्रामों का समूह था वो, उसका क्या नाम था? मेला ग्राम, ठीक है। फिर इसके बाद ब्लॉक के बाद गांव, आज के समय, उस समय क्या था? गांव उरिया ग्राम, सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई क्या होती थी? उरिया ग्राम होती थी, ठीक। तो ऐसे ही प्रांतों को मंडलम कहा जाता था, फिर प्रांत को कई जिलों में, जिसको वलनाडु कहा जाता था, फिर जिलों को तहसील में, जिसको नाडु कहा जाता था, तहसील को ब्लॉक में, जिसको मेला ग्राम कहा जाता था, और गांव को उरिया ग्राम कहा जाता था। तो बस यही है प्रशासनिक व्यवस्था, ठीक है। अब इसी प्रशासनिक व्यवस्था की दो विशेषताएं तो कई हैं, मैं सारी विशेषताओं को नहीं बताने जा रहा हूँ। जो महत्वपूर्ण है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है विजयनगर के प्रशासन की विशेषता है, वही मैं आपको बताऊं। दो ही महत्वपूर्ण विशेषताएं मैंने लिखा भी है, विजयनगर प्रशासन की दो महत्वपूर्ण विशेषताएं।
एक नायंकर व्यवस्था, एक आयंगर व्यवस्था। अब ये किस चिड़िया का नाम है भाई? तो आइए इसको थोड़ा हम समझते हैं। मैंने आपको जब दिल्ली सल्तनत में मैं आपको बता रहा था कि इक्ता प्रणाली की शुरुआत किसने की, इक्ता क्या था और इक्ता प्रणाली की शुरुआत किसने की, किसने की थी? इल्तुतमिश ने। दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली की शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी। तो मैंने इक्ता और इक्तादार ये सारी चीजें समझाया था। उसी से हम लोग को रिलेट करके समझेंगे ना, तो विजयनगर साम्राज्य की जो आयंगर, जो नायंकर व्यवस्था है, ये आपको अच्छे से समझ में आएगी। ठीक, तो आइए उसको समझते हैं, उसी इल्तुतमिश के इक्ता प्रणाली वाले से। तो मान लीजिए कि ये इल्तुतमिश का पूरा साम्राज्य है। ठीक, और यहाँ पे सेंटर में कौन है? इल्तुतमिश है। ठीक, और इल्तुतमिश ने क्या किया? अपने पूरे साम्राज्य को क्या किया? कुछ जमीन के छोटे छोटे टुकड़ों में कई भागों में बांट दिया। जैसे ये मिलके एक भाग, ये हो गया एक भाग, फिर इसको एक भाग, फिर ये एक भाग, इसी तरह ये, फिर इसी तरह कई भागों में इस इल्तुतमिश ने क्या किया? जमीन के छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया। ठीक, इसी जमीन के टुकड़े को क्या कहा गया? इसी जमीन के टुकड़े को क्या कहा गया? इसी जमीन के टुकड़े को कहा गया, इसी जमीन के टुकड़े को क्या कहा गया? इक्ता। इसी जमीन के टुकड़े को क्या कहा गया? इक्ता। इसी जमीन के टुकड़े को। ठीक, और यहाँ पे एक सामंत को डिप्यूट कर दिया इस पूरे जमीन के टुकड़े को। क्या किया इल्तुतमिश ने? अपने पूरे साम्राज्य को जमीन के छोटे छोटे टुकड़े कई भागों में बांट दिया। जैसे ये ठीक, बांटने के बाद उस जमीन के टुकड़े को किसी एक सामंत को, किसी एक छोटे मोटे राजा को क्या किया? सुपुर्द कर दिया। भाई ये टुकड़ा आप लीजिए और यहाँ का प्रशासन चलाइए। ठीक, तो यहाँ पे एक लोगों को सुपुर्द कर दिया प्रशासन चलाने के लिए। इस अब ये भाई साहब यहाँ का प्रशासन कैसे चलाएंगे? इस जमीन के टुकड़े का प्रशासन कैसे चलाएंगे? तो पहले तो जो भाई साहब यहाँ का प्रशासन चलाएंगे, इस जमीन के टुकड़े का जो प्रशासन चलाएगा, उसको क्या कहा जाएगा? इक्तादार। क्या कहा जाएगा? जो प्रशासन चला जाएगा उसको क्या कहा जाएगा? इक्तादार। जमीन का टुकड़ा ये हो गया, तो जमीन के टुकड़े को इक्ता, फिर जमीन के टुकड़े का जो प्रशासन चला रहा है उसको इक्तादार। ठीक, लेकिन ये व्यक्ति प्रशासन चलाएगा कैसे? भाई रेवेन्यू चाहिए ना, राजस्व चाहिए ना, तभी तो चलाएगा। तो ये क्या करेगा कि जो यहाँ के किसान, जो व्यापारी, इन लोगों से कर वसूलेगा। तो मान लीजिए कुल 100 रुपया कर वसूला। ठीक, तो क्या करेगा? 100 रुपया कर वसूला और इसमें से 75 रुपए जो है प्रशासन पे खर्च हो गया, इस प्रशासन पे खर्च हो गया। तो बचा कितना? 25 रुपए। ये जो 25 रुपए एक्स्ट्रा या फवाजिल, फवाजिल जो ये 25 रुपए बच बच रहा है, इसी 25 रुपए को किसको जमा कर देगा? इल्तुतमिश को। ठीक, और ये अपना इससे प्रशासन इसी 25 रुपए को यहाँ जमा करेगा और 75 रुपए में अपना प्रशासन चलाएगा। तो विजयनगर साम्राज्य में क्या हुआ कि जो ये जमीन का टुकड़ा था, इसी जमीन के टुकड़े को कहा जाता था अमरम। क्या कहा जाता था? अमरम। ठीक, और जो इस टुकड़े का प्रशासन चलाता था, अच्छा प्रशासन चलाने का मतलब समझ रहे हैं? जैसे सेना को रखना, घुड़सवार जो पैदल चलते थे उनका, उन सबका वेतन, तमाम ट्रेनिंग ट्रेनिंग जो भी है, जिसमें जो भी खर्च होता था, वही प्रशासन। ठीक, तो विजयनगर साम्राज्य में जो इस जमीन के टुकड़े का जो प्रशासन चलाता था, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते थे? इस जमीन के टुकड़े का, इस जमीन के टुकड़े को हम लोग क्या कहते थे? इसको नायक। नायक। विजयनगर साम्राज्य।
इल्तुतमिश में तो इक्ता कहा जाता था। किसको? इक्ता, जमीन के टुकड़े को। लेकिन विजयनगर साम्राज्य में इसी जमीन के टुकड़े को क्या कहा जाता था? अमरम। और इल्तुतमिश के प्रशासन को जो देखता था, जो इस टुकड़े को देखता था, उसको इक्तादार कहा जाता था। लेकिन विजयनगर साम्राज्य में इसी इक्तादार को क्या कहा जाएगा? नायक कहा जाएगा। नायक एक तरह से सेनापति मान लीजिए इस एरिया का। तो नायक और अमरम, ये दोनों मिलाकर एक अधिकारी नाम रख दिया गया अमर नायक। अमर नायक, विजयनगर साम्राज्य, अमर नायक। तो अमर नायक कौन है? अमर नायक यहाँ का क्या है? इस जमीन के टुकड़े का क्या चलाता है? प्रशासन चलाता है इसको, और यहाँ से राजस्व वसूलता है, जो बचता है फवाजिल वो सेंटर में पहुंचाता है। ठीक है, ये इतना आपको समझ में आया होगा। तो इस इक्तादार या इस नायक की ड्यूटी क्या थी? इस इक्तादार या इस अमर नायक की ड्यूटी क्या थी? कि इस एरिया का प्रशासन चलाना। प्रशासन में आप जान ही रहे हैं क्या क्या है, सेना, तमाम चीजें हैं। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई कि अमरम क्या है, नायक क्या है और अमर नायक क्या है। इतना आपको समझ में आया? अच्छा, अब आप इतना तो समझ गए होंगे। ठीक है, अब एक चीज आप सोचिए कि जब तक जब तक ये सेंटर वाला मजबूत है, मजबूत शासक है, तब तक तो ये भाई साहब लोग इसको फवाजिल देते रहेंगे। जो एक्स्ट्रा रिवेन्यू बचेगा इसको देते रहेंगे तब तक। ठीक। और जब ये कमजोर होगा, जब ये शासक कमजोर होगा, तो फिर ये जो सामंत हैं, ये क्या करेंगे? इनको फवाजिल देना बंद कर देंगे और अपने आप को धीरे धीरे स्वतंत्र कर लेंगे। स्वतंत्र करके एक नए राज्य की स्थापना करेंगे, या एक, या पुराना राज्य अगर रहेगा तो उसको पूर्ण रूप से स्वतंत्र कर लेंगे। और जब स्वतंत्र कर लेंगे, जब यहाँ पे इसका कोई कंट्रोल नहीं रह जाएगा इन लोगों पे, तो ये कौन सी व्यवस्था आ जाएगी? तब सामंती व्यवस्था आ जाएगी। जैसे जब दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद बिन तुगलक के बाद जब तैमूर लंग का आक्रमण हुआ, तो दिल्ली सल्तनत की स्थिति यही हुई कि सामंती व्यवस्था आ गई। और जब सामंती व्यवस्था आ गई, तो छोटे छोटे जो सामंत थे वही पूर्ण रूप से अपने आप को स्वतंत्र कर लिए उस राज्य को लेकर, या कुछ नए राज्य बनाए। तो उसी में ये सब विजयनगर बहमनी जो स्वतंत्र प्रांतीय राज्य हम लोग पढ़ रहे हैं, वैसे ही आया था। ठीक है, तो अगर ये सेंटर वाला राजा यदि ये मजबूत नहीं है, कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, कमजोर शासक है, ठीक है, तब स्थिति यही होगी कि इस राज्य में सामंती व्यवस्था आ जाएगी। अच्छा, जब सामंती व्यवस्था कहीं आ जाती है, ये छोटे छोटे राजा हैं, सब सब स्वतंत्र हैं। अब ये अपना मुद्रा चलाएगा, ये अपना राजस्व वसूलेगा, ये अपना चलाएगा, अपनी सेना रखेगा, ये भी अपनी सेना रखेगा, ये भी अपनी, ये भी अपनी। ठीक। अब पता चला कि यहाँ से कोई व्यापारी चला यहाँ पे व्यापार करने के लिए, तो अभी ये वाला इसे चुंगी मांग रहा है, यहाँ पे चुंगी देना पड़ गया इस व्यापारी से। फिर इसके बाद पता चला कि यहाँ का जो मुद्रा अलग है, फिर यहाँ आया तो यहाँ पे अलग चुंगी, यहाँ मुद्रा अलग। यानी कि व्यापारियों का क्या हो जाएगा? मूड खराब हो जाएगा कि साला हर जगह जा रहे हैं तो कहीं चुंगी लग रही है, तो कहीं मुद्रा ही अलग हो जा रही है। तो व्यापारियों का मूड खराब हो जाएगा, धीरे धीरे व्यापार व्यापार सब क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। और फिर वही भूमि आधारित अर्थव्यवस्था स्थापित हो जाएगी। ठीक है, और अलग अलग नए नए छोटे छोटे राज्य जो रहेंगे। तो ये सेंटर में जो व्यक्ति है, जो ये सेंटर में है, यदि यह कमजोर शासक है ना, तो फिर जो है डिसइंटीग्रेशन उस साम्राज्य का चालू हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि यूरोपीय यूनियन यूरोपीय यूनियन क्यों बनाया गया आखिर में? यूरोपीय यूनियन आखिर में क्यों बनाया गया? इसीलिए बनाया गया ना कि जितने भी देश हैं सब लोगों की एक यूरो जोन, एक मुद्रा हो, जिससे पूरे एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हो। रोड, रेलवे, ये सारा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट। मुद्रा कोई डिस्टर्ब ना करे कि एक देश से दूसरे देश में गए तो मुद्रा डिस्टर्ब कर रही, उनकी मुद्रा अलग, उनकी चुंगी अलग। अगर एक ही मुद्रा रहेगी तो आराम से व्यापार करने में भी आसानी रहेगी, यात्रा करने में, मतलब हर चीज में सुविधा रहेगी, इसलिए डेवलपमेंट अच्छा होगा।
इसीलिए किसी भी साम्राज्य का जब सेंट्रलाइजेशन होता है तो विकास अच्छा होता है। जैसे मैं आपको चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बता, मौर्य साम्राज्य का जब चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था कि नए नए रास्तों की नए नए रास्ता बनवाया, फिर पूरे साम्राज्य को सेंट्रलाइज किया, तो कितना आर्थिक युग कहा गया ना मौर्य काल को आर्थिक युग। क्यों कहा गया? यही कारण है कि पूरा सेंट्रलाइजेशन था, पूरा केंद्रीकरण था, यानी सत्ता यानी शासक जो था यहाँ वाला बहुत ही मजबूत था। ठीक है, तो ये चीज आपको समझनी है। तो अब अच्छा, अब देखिए यहाँ पे विजयनगर में क्या हुआ, विजयनगर में अमरम और नायक, ये आपको समझ में आ गया होगा अमरम नायक क्या है। ये भू सामंत हो गए, एक तरह से भू राजस्व बने, वही भू सामंत हो गए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है न्यायंकर व्यवस्था प्रांतीय प्रशासन, यानी प्रांतों में न्यायंकर व्यवस्था थी। ठीक है, भू सामंत हुआ करते थे, तो ये जो एरिया है ये पूरा जो देखता था यही भू सामंत है। ठीक, यहाँ की भूमि को क्या कहा जाता था? अमरम कहा जाता था। आगे चल के यह प्रक्रिया जो अमरनायक, अमरनायक किसको है? अमरम और नायक मिलके अमरनायक हो गए। अमरम क्या है? भूमि है। नायक क्या है? उस भूमि का प्रशासन चलाने वाला व्यक्ति। तो भूमि तो अमरनायक हो गया। ठीक, यही अमरनायक क्या होगा कि आगे चलकर वंशानुगत हो जाएगा, माने यहाँ का जो ये व्यक्ति रहेगा, इसी व्यक्ति को, ये मरेगा तो इसका पुत्र हो जाएगा अमरनायक, फिर इसका पुत्र अमरनायक हो जाएगा, फिर इसका जो ये मरेगा तो इसका पुत्र। यानी कि आप ये देखिए कि मान लीजिए कि आपके दादाजी हैं। अब आपके दादाजी जो है अमरनायक है, यही मान लीजिए आपके दादाजी अमरनायक थे, तो अब बकायदे उनके पास एक जमीन का टुकड़ा होगा अपना, बकायदे उनके पास घुड़सवार और तमाम ठाट बाट से तो रहते होंगे। आपके दादाजी गुजर गए, अब आपके पिताजी हो गए वही चीज, वो भी पूरा ठाट बाट से कर रहे हैं। आपके पिताजी चले गए, अब आप बन गए, तो आप भी ठाट बाट से पूरा बकायदे घुड़सवारी चल रही है, पूरा राजा की तरह रह रहे हैं। ठीक, लेकिन अगर यही चीज अगर आपसे छीनी जाएगी तो आप क्या करेंगे? विद्रोह करेंगे ना। तो जब विद्रोह करेंगे तो फिर धीरे धीरे क्या स्थिति होगी? ये व्यक्ति यदि कमजोर है तो आप विद्रोह करके क्या करेंगे? एकदम साम्राज्य से अलग होना चाहेंगे, अपने आप को स्वतंत्र करना चाहेंगे। ठीक है, तो यही स्थिति थी। ये भू सामंत, ये अमरम, आजर अमरनायक। ठीक, अच्छा, पतन का प्रमुख कारण क्या था? यही वंशानुगत वाला, यही पतन का प्रमुख। क्यों? क्योंकि वंशानुगत में जो है वो अयोग्य उत्तराधिकारी भी आ सकते हैं। ठीक है, इसलिए पतन का प्रमुख कारण यही सब है। सामंती व्यवस्था का पतन होना ही रहता है, क्योंकि अगर कोई एक मजबूत राजा आ गया ना तो सारा सेंट्रलाइजेशन करके सबको खत्म कर देगा, सबको अपने अंडर कंट्रोल कर लेगा। ठीक है, तो बस इतना ही न्यायंकर व्यवस्था है, ये प्रांतीय प्रशासन में ये सारी चीजें लागू हुआ करती थी। अब आप देखिए यहाँ पे एक है आयंगर व्यवस्था। ये आयंगर व्यवस्था का मतलब है कि गांव का प्रशासन, गांव के प्रशासन चलाने के लिए ये आयंगर व्यवस्था थी। और न्यायंगर व्यवस्था मतलब राज्य का प्रशासन, मतलब प्रदेश का प्रशासन चलाने के लिए ये वाली व्यवस्था थी। यहाँ वाली तो आप समझ गए, यहाँ वाली समझ लीजिए आयंगर व्यवस्था क्या है। अच्छा, आयंगर व्यवस्था में क्या होता था? गांव, एक गांव होता था, एक गांव मान लीजिए। अब इन्हीं गांव में से 12 व्यक्तियों का एक समूह बनाया जाता था। ठीक, वही जो 12 व्यक्तियों का समूह बनता था, वही 12 व्यक्तियों के समूह गांव के प्रशासन को या गांव के शासन को देखते थे, वही 12 व्यक्ति। और इन्हीं 12 व्यक्तियों के समूह को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता था? आयंगर कहा जाता था। ठीक है, यानी कि गांव का जो स्वतंत्र रूप से प्रशासन कौन चलाएगा? 12 व्यक्तियों का समूह चलाएगा। उस 12 व्यक्तियों के समूह को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता था? आयंगर कहा जाता था। ठीक है, ये तो गांव के लेकर प्रशासन चलाना, लेकिन इस गांव के प्रशासन को कंट्रोल कौन करता था? कंट्रोल कौन करता था? केंद्रीय, एक केंद्रीय अधिकारी हुआ करता था, वो कंट्रोल करता। क्या अधिकारी का पद नाम था? महानायकाचार्य। यानी कि ये केंद्रीय अधिकारी जो महानायकाचार्य था, वो केंद्र से गांव के प्रशासन को कंट्रोल करता था। ठीक, बाकी गांव का प्रशासन स्वतंत्र रूप से ये आयंगर लोग चलाते थे। बस आयंगर व्यवस्था में यही था। यानी यानी आयंगर व्यवस्था किसी स्थानीय प्रशासन से संबंधित है। स्थानीय प्रशासन की व्यवस्था, प्रशासन को चलाना, वही आयंगर व्यवस्था है। ठीक है,
तो विजयनगर प्रशासन की ये दो मुख्य विशेषताएं हैं। ये वाला आप समझे होंगे कि इक्ता इक्तादार, हालांकि ये इल्तुतमिश वाले में मैं आपको सब बताया हूँ कि एक यूरोपीय यूनियन बना तो कैसे क्या हुआ, तो व्यापार में दिक्कत हुई, जब सामंती व्यवस्था होती है तो व्यापार व्यापार सब बेकार हो जाता है, खत्म हो जाता है, क्यों होता है, सब आज भी मैंने वो चीज चर्चा कर दी। ठीक। तो विजयनगर साम्राज्य, बस इतना ही है। हालांकि ये लेक्चर थोड़ा बड़ा हो गया, 1 घंटे से ऊपर का हो गया है लेक्चर, लेकिन मैंने विजयनगर साम्राज्य में एक भी टॉपिक नहीं छोड़ा है, सब कंपाइल कर लिया, सब कंपाइल करके मैंने आपको एकदम आसान भाषा में समझा दिया। अब आपका काम क्या है कि इस लेक्चर को ध्यान से सुनिए, जो मैंने बोर्ड पे बनाया था, जो उसको आप कॉपी में नोट करिए, चिंतन मनन करिए, हाँ इसके बाद ये, हाँ इसके बाद ये, इसके बाद आप डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए। फिर कहीं कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है। तो विजयनगर साम्राज्य हो गया समाप्त। अब हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? बहमनी के बारे में। क्या मैंने बताया था, याद है आपको? मैं आपको बताया था कि उत्तर भारत के प्रांतीय राजवंश, जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं, और दक्षिण भारत के प्रांतीय राजवंश, जिसको हम लोग, उसमें दो, एक मुस्लिम राजवंश, एक हिंदू राजवंश। हिंदू राजवंश में विजयनगर था, जो आज हम लोग समाप्त कर लिए। अब मुस्लिम राजवंश बहमनी बचा है, तो बहमनी को आज हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ऐसे ही ये लेक्चर बड़ा हो गया है। ठीक है। तो बहमनी को हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, और प्रैक्टिस करते रहिए। और ये भी एक चीज मैं आपको जाते जाते आज के क्लास को क्लोज करते से पहले ही एक सुझाव दूंगा। सुझाव मेरा ये है कि इतिहास में पढ़ने की कोई लिमिट नहीं होती है। हमेशा इतिहास को टारगेटेड पढ़ा जाता है। टारगेटेड का मतलब क्या हुआ कि जैसे आप एग्जामिनर, मैं ये एग्जाम्पल कई बार बता चुका, जैसे आप एग्जामिनर हैं, अब आपको दे दिया गया कि लीजिए मेडिवल हिस्ट्री से 2 क्वेश्चन बनाना है, तो आप कौन सा चैप्टर चूज करेंगे? एक तो आपके दिमाग में आएगा कि वो धार्मिक आंदोलन वाला यूज कर लें, अभी जो मैं नहीं बताया, सूफी आंदोलन, ठीक है, इसको आप चूज करेंगे। आप पॉलिटिकल हिस्ट्री में नहीं जाएंगे, आप हमेशा कल्चर में जाएंगे। तो मैंने कहा कि एंशियंट हिस्ट्री से 2 क्वेश्चन बनाइए। सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा हड़प्पा सभ्यता को उठा लें, फिर आपको धार्मिक आंदोलन, जैन बौद्ध धर्म, उससे। तो हमेशा टारगेटेड पढ़िए। जो टॉपिक एग्जाम में ज्यादा, जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो इस पे ज्यादा अंदर तक जाइए। ठीक है। बाकी और चीजें पॉलिटिकल हिस्ट्री से थोड़ा बचिए आप, किसने इसको मार दिया, ये कर दिया, ये सब पे थोड़ा ध्यान कम देगी, कल्चरिंग हिस्ट्री पे ज्यादा जाइए। ठीक है। तो हिस्ट्री में कोई पढ़ने की लिमिट नहीं है, हमेशा टारगेटेड रहिए, टारगेटेड पढ़िए। ठीक है। और एक ही चीज को बार बार रिवाइज करिए। बार बार रिवाइज करेंगे तो वो चीज एकदम, कंसेप्ट थोड़ा बहुत जो आपको कंफ्यूज रहेगा, ये एकदम क्लियर होता जाएगा। ठीक है। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू।